जय हिंद फ्रेंड्स। नवदृष्टि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने छायावाद के प्रथम कवि सुमित्रानंद पंत जी की एक कविता मैंने चीटी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आज मैं मुह कविता लेकर के आया हूँ, उन्हीं की कविता। और आज के क्लास में इस मुह कविता को हम लोग बिल्कुल ही सरल तरीके से, एकदम सिंपल सी भाषा में अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। और साथ ही इनमें जो कोई भी पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें जितने भी पंक्तियाँ हैं, उन पंक्तियों के कुछ कठिन कठिन शब्द हैं जिनका शब्दार्थ भी ऊपर या फिर नीचे नीचे की तरफ में दिया गया है। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है यह वीडियो, तो इसीलिए अंत तक इस वीडियो तक जुड़े रहें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस मोह कविता में कवि ने प्राकृतिक चेतना के माध्यम से अपने प्रेम को यहाँ पर उजागर करते हैं, और वे प्रकृति प्रेम के सामने समक्ष नारी प्रेम को महत्व नहीं देते हैं वो। और यहाँ पर इस कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य को बड़े ही सुंदर तरीके से इस कविता में उन्होंने प्रस्तुत किया है। चलिए अब इनके पंक्ति को हम पढ़ते हैं। छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। देखिए यहाँ पर साइड में कठिन शब्दों का अर्थ दिया हुआ है। द्रुमों का अर्थ होता है पेड़, और मृदु छाया यानी कि सुखद छाया, माया यानी कि संबंध या फिर जुड़ाव, बाल जाल यानी कि बांध लेने वाले आकर्षक बाल, लोचन का अर्थ होता है आँख। तो ठीक है, अब हम इस पंक्ति के भावार्थ को हम लोग समझेंगे कि इस पंक्ति में कवि ने क्या कहा है। तो इस पंक्ति में कवि ने अपने प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहा है कि हे बाले, तेरा सौंदर्य अप्रतिम है, जिसे देखकर कोई भी आकर्षित हो सकता है, लेकिन जरा इस प्रकृति के सौंदर्य को भी देखो जो मेरा मन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मैं कैसे तुम्हारे इन बालों के जाल में अपनी आंखें उलझा दूं। जरा इस पेड़ की सुखद छाया को देखो, कैसे ये मेरा मन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मैं कैसे अपनी इन आँखों को तुम्हारी बालों में उलझा दूं। मैं कैसे इन प्राकृतिक सौंदर्य को छोड़ करके, इस पेड़ की सुखद छाया को छोड़ करके, मैं कैसे इस जगह को भूल जाऊं। या क्या यह मेरे लिए संभव होगा? चलिए अब हम दूसरी पंक्ति को देखते हैं। तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रुभंगों से कैसे बिंधवा दूं निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारी ये आँखों की भौवें उन बाड़ों के समान हैं जिनके सामने कोई भी पुरुष ठहर नहीं सकता, परंतु तुम्हें इंद्रधनुष के रंगों को भी देखना चाहिए जो अपने सौंदर्य से पूरे वातावरण का मन मोह रही है। मैं भला कैसे अपने हिरण जैसा मन को तुम्हारे इन भावों में उलझा दूं। कैसे मैं इस प्रकृति के सौंदर्य को छोड़कर, इस जगह को भूलकर मैं तुम्हारी माया जाल में फंस जाऊं। यह मेरे लिए संभव नहीं है। चलिए तीसरी पंक्ति को हम लोग देखते हैं। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी श्रवण, भूल अभी से इस जग को। इसके कठिन शब्दों के अर्थ जो है नीचे दिए गए हैं। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारी स्वर इतनी मधुर है कि कोई भी तुम्हारे स्वर को सुनकर तुम्हारी ओर आकर्षित हो सकता है। तुम्हारे स्वर को सुनकर कोई भी युवा दिल से स्थिर हो सकता है, लेकिन जरा तुम्हें उन कोयल के आवाज़ को भी सुनना चाहिए जो पंचम स्वर में गाकर पूरे वातावरण का मन मोह रही है। तो वहीं मधुकर का अर्थ होता है भौरा, तो वहीं मधुकर यानी कि भौरा के आवाज़ को भी सुनना चाहिए जो वीणा से भी कहीं अनमोल है, जो अपने गूंज से पूरे वातावरण को उल्लास से भर देते हैं। तो मैं कैसे कोयल और उन भौरों की आवाज़ को छोड़कर, ऐसे सुंदर स्वर को छोड़कर मैं तुम्हारे स्वर
की ओर कैसे आकर्षित हो जाऊं। चलिए अब हम लोग चौथी पंक्ति को देखते हैं। ऊषा सस्मित किसलय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, न अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि तुम्हारे होठों की सुंदरता बिल्कुल ही अमृत के समान है, जिसे देखकर कोई भी युवा, कोई भी प्राणी आकर्षित हो सकता है। किंतु जब उषा की पहली किरण किसलय दल यानी कि पत्तों के समूह पर जब पड़ती है तो उसके ऊपर जो बूंदें हैं, उसकी बूंदें वो बिल्कुल ही मोती के समान दिखाई पड़ते हैं। तो मैं कैसे यह इन आकर्षक प्रकृति के सौंदर्य को छोड़कर तुम्हारे होठों या तुम्हारे अधरों की सुंदरता में जीवन व्यतीत कर दूं। यानी कि इस कविता में कवि का कहने का अर्थ यह है कि प्रेयसी के बाल या फिर उसके कोमल स्वर, उसके अधर, उसके होठ चाहे कितने ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन यह सभी सौंदर्यता प्राकृतिक सुंदरता के आगे बिल्कुल ही फीकी नजर आती है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि कवि के अंदर प्रकृति प्रेम इतना क्यों भरा हुआ है, क्योंकि इनका जन्म, लालन पालन प्रकृति के गोद में ही हुआ है। इसीलिए उन्हें प्रकृति से इतना गहरा लगाव है। उनका बचपन प्रकृति के बीच में ही गुजरा है, इसीलिए प्रकृति से वो अच्छी तरीके से वो जुड़े हुए होते हैं। तो साथ ही साथ जब वो किशोरावस्था में जाते हैं, यानी कि जब वो युवा अवस्था में आते हैं, तो वहाँ पर उनकी प्रेयसी का सौंदर्य भी उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। और यह स्वाभाविक सी बात है, इस समय किशोरावस्था में किसी को कोई भी स्त्री जो है आकर्षित, उसका सौंदर्य उसकी आकर्षित अवश्य करता है। तो ये सामान्य सी बात है। तो यहाँ पर कवि जो है उनका मन द्वंद्व में फंसा हुआ है कि मैं किस सौंदर्य की ओर जाऊं। एक ओर जहाँ प्रकृति अपने सौंदर्य से उनका मन आकर्षित करती है, तो वहीं उनकी प्रेयसी का सौंदर्य भी। तो कवि ने यहाँ पर प्रकृति और अपनी प्रेयसी दोनों की सुंदरता की यहाँ पर तुलना की, और साथ ही यहाँ पर प्रकृति की सौंदर्य को विशेष महत्व दिया है। और प्रकृति के सौंदर्य को उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को यहाँ पर प्रकट भी करते हैं। और कवि इतने ईमानदार हैं कि वो प्रकृति प्रेम और अपने प्रेयसी से प्रेम, इन दोनों प्रेमों को इन कविता में बड़े ही ईमानदारी से उन्होंने क्या किया है, लिखा है, प्रस्तुत किया है। और साथ ही साथ प्रकृति के सौंदर्य से पाठकों को परिचित भी कराया है। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी सारी पंक्तियों की, ऐसा आशा करता हूँ। और अब से हर हफ्ते मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन हफ्ते में कंटिन्यू 5 बजे से क्लासेस होंगे। और छायावाद के जो 4 कवि हैं, उन सभी कवियों की कविताओं को यहाँ पर कवर किया जाएगा और अच्छी तरीके से उनकी कविताओं को यहाँ पर समझा जाएगा। तो अब से हर हफ्ते 5 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।